हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न जो में पहला प्रश्न है कि नंद ब्रज लीजिए ठों की बजाय, नंद ब्रज लीजिए ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है कृष्णदास, चौथा है परमानंद दास। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास। बहुत ही जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अब सूरदास का नाम आ ही गया है तो मैं बता दूं सूरदास की जो है रचनाएं, एक बार आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ठीक है, और व्याहलो भी इनकी रचना है। ठीक है, आखिरी की जो दो मैंने रचना बताया नल दमयंती और व्याहलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी तो आप लोग को रटा रटाया होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। पहला ऑप्शन है शगुर संप्रदाय, दूसरा है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, तीसरा है सखी संप्रदाय, चौथा है निर्गुण संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, कबीर दास जी को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक जो है माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर अगला क्या है? अगला है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ठीक है, क्या है प्रश्न कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है नाभादास, और तीसरा है तुलसीदास, और चौथा है मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है दोस्तों? कृष्ण गीतावली ये जो है तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की रचना जैसे कि राम ललन अछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, ठीक है, कवितावली और गीतावली है, इनकी दोहावली है, बरवे रामायण है। ठीक है, ये सब जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं जो कि रट जाइएगा आप लोग। एक चीज़ और करिएगा, जैसे कि तुलसीदास जी की मैंने आप लोग को क्लास एक प्रोवाइड करवाया है डिटेल में, जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे जाके देख लें, क्योंकि उनकी रचनाओं के साथ साथ ना आप लोग जो है किसमें कितने खंड हैं, कौन सा छंद है, भाषा क्या है, सब रट डालिए। क्योंकि देखिए रचनाएं तो सबको रटी हैं कि रामचरितमानस है, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछे तो पूछे क्या, सबको रटा रटाया है, तो आप लोगों को कुछ अलग करना है ना, तो इनको जैसे इनकी रचनाओं के आप लोग पूरे खंड याद करिए कि किसमें कितने हैं, किसमें खंड है ही नहीं। ठीक है, और भाषा याद रखिए। ठीक है, दोहा, चौपाई, शैली, मतलब सब याद रखिए। सब थोड़ा सा ट्रेंड को बदलिए अपने जो है याद करने का। ठीक है, सिर्फ रचना रचना मत पढ़िए, उसके अंदर भी थोड़ा वो एक दो स्टेप आगे बढ़ाइए, तभी काम होगा। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? पहला शंकराचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा माधवाचार्य, चौथा है रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, और बाकी तो मध्वाचार्य के जो प्रवर्तक हैं, मध्वाचार्य किसके प्रवर्तक हैं दोस्तों? जो द्वैतवाद है उसके प्रवर्तक हैं, और इनका जो नाम था पूर्व पहले का वो आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध थे। आप लोगों को याद होगा, आनंद तीर्थ के नाम से। और बाकी तो आप लोग जानते होंगे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा है चंद्रकांता, तीसरा है गोदान, और चौथा क्या है भाई? चौथा है रंगभूमि। तो ठीक है, तो ये भी वैसे तो ये इजी प्रश्न है, फिर भी मैं ये प्रश्न को ले ली हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। यह एक प्रकार से दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसमें मतलब पूछा जाता है कि इसका विषय याद रखिए कि परीक्षा गुरु मतलब जो उपन्यास है उसका विषय क्या है। नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि सुकुल की बीवी, ठीक है, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? पहला है ऑप्शन केदारनाथ सिंह, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है निराला,
और चौथा है कमल भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है प्रश्न कि सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पहला वाला। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जैसे कि सतपुड़ा के घने जंगल तो हो गया तैयार आप लोग का, गीत फरोश याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। बुनी हुई रस्सी, ठीक है, और खुशबू के शिलालेख, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ठीक है, सब भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। फिर अगला क्या है, फिर से रिपीटेड हो गया, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि एक मिनट, हाँ, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। ठीक है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है अजात शत्रु, और तीसरा है चंद्रगुप्त नाटक, और चौथा है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है निर्मल वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, और चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ठीक है, क्या है भाई, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो पहला है सत्य हरिश्चंद्र, दूसरा है मयंक मंजरी, तीसरा है भारत दूरदशा, चौथा है प्रेम योगिनी। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मयंक मंजरी। ठीक है, अब मयंक मंजरी इनका नहीं है तो किसका है भाई, मयंक मंजरी जो नाटक है वो है किशोरी लाल गोस्वामी का। ठीक है, याद रखिएगा, मयंक मंजरी किसका नाटक है, किशोरी लाल गोस्वामी का। बाकी सत्य हरिश्चंद्र और भारत दूरदशा, प्रेम योगी, सब भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। पहला है नहुस, दूसरा है पारिजात हरण, और तीसरा है पद्मावती, और फिर है चौथा विश्वामित्र। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा नहुष। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अमृत और विश्व, और दूसरा है बिखरे तिनके, तीसरा है अग्निगर्भा, चौथा है नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक है, तो अग्निगर्भा जो है उपन्यास, उसमें जो है दहेज समस्या की ओर इन्होंने संकेत किया है। वैसे तो और ये जितने उपन्यास है सब अमृतलाल नागर जी के ही हैं। ठीक है, अमृत और विश्व जो है इनका 1966 ईस्वी में है प्रकाशित रचना, आप लोग याद रखिएगा। और बाकी तो बिखरे तिनके इनका है 1982। ठीक है, 1982 ईस्वी है। अग्निगर्भा 1983 ईस्वी है। नाच्यो बहुत गोपाल 1978। ठीक है, इसका भी लिख दे रही हूँ मैं 1983। ठीक है, फिर अगला क्या प्रश्न है कि केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है भाई, देखते हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान गीता, दूसरा है रतन बावनी, तीसरा है रसिक प्रिया, चौथा है कवि प्रिया। तो कवि प्रिया जो ग्रंथ है केशव दास का, वह अलंकार पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या प्रश्न है भाई कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है अज्ञे। ठीक है, इसमें पूछा है नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामविलास शर्मा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि उलट बांसिया किसने लिखी है।
पहला ऑप्शन हो जाएगा कबीर, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई तुलसीदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है रहीम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, उलट बासियों मतलब होता ही है, जैसे इसका अर्थ ऐसे समझिएगा क्या है कि सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उलट पुलट कर जो है कविता के माध्यम से कही हुई बातें क्या कहलाती हैं, उलट बासी। और उलट बासियाँ किसने लिखी है, कबीरदास जी ने। ठीक है, तो अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पंक्ति दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा क्या है भाई, चौथा है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सही क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है दोस्तों। और अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है। उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा है पहला ऑप्शन, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है कहानी और चौथा है नाटक। तो उषा प्रियंवदा की जो वापसी है वह कहानी विधा की रचना है। ठीक है, वैसे इनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल। ठीक है, ये सब जो है उषा प्रेमवदा जी की महत्वपूर्ण कहानी है, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा। बाकी उपन्यास भी इनके काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका, ये सब उषा प्रेमवदा की जो है उपन्यास हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर है अगला प्रश्न कि निराला की किस रचना पे प्रबंधात्मकता है। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सरोज स्मृति, तीसरा है कुकुरमुत्ता, चौथा है नए पत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना प्रबंधात्मकता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग के लिए ऐसे ही डेली अच्छे अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।